सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर उस इतिहास में हम जाते हैं तो फिर एक नई तैयारी भी आपकी आँख के सामने गुज़रती है, जाती है। मैं साथी पुष्पा जो कि कोलकाता से हैं और मैं उनको आमंत्रित करूँगी, आईबो की साथी हैं, आईबो से जुड़ी हुई हैं और वे अपनी बात रखेंगी। नमस्कार। काफ़ी समय हो गया है, 8 बजे खत्म होने की बात हुई थी लेकिन 9:17 हो गया। अब मेरी बात खत्म होते-होते शायद 9:30 बज जाए। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि मैं अपनी बात विस्तार से रखूँ या फिर संक्षेप में रखूँ? क्योंकि मेहनत तो मैंने की है पर समय देखकर लग रहा है कि शायद अगर मैं सारा पढ़ने जाऊँ या मैं अपनी सारी बातें अगर रखने जाऊँ तो शायद काफ़ी समय लग जाए। नहीं साथी, देखिए नहीं बहुत से साथी, बोलिए, जिनको बोलिए। जुड़ना हुआ, जिनको सुनना होता है ना, वो देखिए कार्यक्रमों का क्या है, वो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। तो जो साथी वाकई सुनना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो हैं जुड़े हुए। आप 10 मिनट से ज्यादा भी अगर लगता है थोड़ा, तो आप उतने में आप अपनी बात करिए, 10 से 12-13 मिनट आप करिएगा, जैसा जी, जी, होगा। ठीक है। आप भी अपनी बात पूरी रखिए। जी, ठीक है, लेकिन अगर मैं कुछ ज़्यादा ही बोल दूँ तो मुझे एक बार नॉक कर दीजिएगा, ठीक है? ओके ओके। जी, शुक्रिया। एआईओ के प्लेटफ़ॉर्म में रोज़ा और उनके विचारों से रूबरू होने का मतलब ही है कि हम जागरूक हैं, ठीक है? अब मुद्दा ये है कि हम किन चीज़ों के प्रति जागरूक हैं और किस हद तक हम जागरूक हैं। वैसे रोज़ा के बारे में अब तक जिन्होंने जो भी कहा है, बहुत कुछ कहा है। तकरीबन रोज़ा के बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं। अब मेरे नज़रिए से ज़रा जानते हैं कि रोज़ा किस तरह का उनका व्यक्तित्व रहा है और उनका योगदान क्या रहा है। चूँकि मेरा विषय है रोज़ा का रचनात्मक योगदान, तो ज़रा उनके योगदान से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि रोज़ा का व्यक्तित्व कैसा रहा और वो जिस परिवेश में वो पली-बड़ी, वह परिवेश उनका कैसा था। रोज़ा विश्व साहित्य में एक चर्चित नाम है, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उस कौम के नाम कर दिए, जो अपनी ही क्षमता, अपनी जुनून और बुलंद आवाज़ से अनजान रहा। जी हाँ, वह कौम और कोई नहीं, मनुष्य है, जिन्हें अक्सर हिंदी साहित्य में सर्वहारा वर्ग कहकर बार-बार उन्हें उनकी कमज़ोरियों का एहसास दिलाया जाता है। वो क्या नहीं कर सकते हैं, इस बात पर जोर दिया जाता है और उसी के साथ उन्हें एक ऐसी क्रांति के लिए भी तैयार करने की पुरजोर कोशिश की जाती है जो कहने को सिर्फ और सिर्फ उनके लिए आज़ादी उनकी, पहचान उनकी, जल जल जमीन और आसमान उनका, अर्थात सब कुछ सिर्फ उनका, बचाने के लिए क्रांति। तथाकथित जिस क्रांति की बात की जा रही है, वह एक ऐसी क्रांति है जिसके पास मशाल तो है, पर उस मशाल के साथ आगे बढ़ने के लिए वह झुंड नहीं, जो उस मशाल की लौ को बढ़ा सके, जिससे पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का तख्ता हिल जाए और सत्ता पलट जाए। जी हाँ, रोजा के संघर्ष में भी वही फर्क है, पर अपने अनूठे और कुछ विशेष रूप में। वह उस भीड़ का हिस्सा नहीं है जो किसी के हाँ में हाँ मिलाए या जिसे जरूरत है अपने प्रतिनिधि के आदेश का। रोजा ने जिस मजदूर वर्ग के संघर्ष को अपना संघर्ष बनाया है, वह वास्तव में अपनी ही कमजोर स्थितियों को या परिस्थितियों को बदलने का जज्बा भी रखता है। वह भीड़ तो है, पर यकीनन अपने ही उसूलों पर दहाड़ने वाला भीड़ है। अब जरा रोजा के बारे में बताना चाहूंगी। वैसे अब तक कई साथियों के बनिस्बत जान तो बहुत कुछ गए हैं, फिर भी रोजा का जुड़ाव मार्क्सवादी विचारधारा से तो था, पर उसकी सैद्धांतिक विचारधारा कार्ल मार्क्स और लेनिन से काफी अलग रहा। रोजा समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई थी और उसके लिए क्रांति का मतलब था जनता की सक्रिय भागीदारी। लोकतंत्र की वह समर्थक थी और यह मानना था उनका कि समाजवाद के लिए कि अगर हमें अपने समाज में समाजवाद चाहिए तो उसके लिए
लोकतंत्र का होना अनिवार्य है, जबकि मार्क्स और लेनिन के लिए लोकतंत्र मात्र एक साधन या उपकरण था। जहां मार्क्स और लेनिन नेतृत्व के पक्षधर थे, तो वहीं क्रांति के लिए रोजा अधिनायक का कड़ा विरोध करती थी और वह इस बात पर जोर देती हुई नजर आई है कि जिसे विरोध करना है, यानी जिसे आंदोलन करना है, वह स्वयं आगे आए और खुद अपना प्रतिनिधित्व करे। रोजा का जब जन्म हुआ था, यानी 1871 में, तब पोलैंड रूसी साम्राज्यवाद के अधीन था और रोजा की विचारधारा को समझने के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि वह किस तरह के परिवेश में रह रही थी या वह दौर कैसा था। किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए यह कतई संभव नहीं कि वह अपने आसपास हो रहे परिवर्तन से अछूता रहे। ठीक रोजा के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसका जो समय था वह रूसी साम्राज्य की तानाशाही का था। रूस के नियंत्रण में आते ही पोलैंड की राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में कई तरह के बदलाव नजर आने लगे थे। वैसे भी पोलैंड की राजनीतिक स्थिति शुरुआती दौर से ही गुलामी की रही है। जैसा कि मुझे गूगल से पता चला है, 1986 ईस्वी में ईसाई धर्म के साथ पोलैंड एक राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ और 14वीं से 17वीं शताब्दी तक आते आते यूरोप के कई शक्तिशाली देशों में से एक बन गया पोलैंड, जो फिर 18वीं में 1772, 1793 और 1795 में रूस, रशिया और ऑस्ट्रिया द्वारा 3 बार विभाजित हुआ, जिसने पोलैंड की आर्थिक, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई देश जब इतने बार अगर उसने विभाजन की पीड़ा को झेला है, तो उसकी जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति होगी वह कितनी टूट गई होगी, यह वह कितना कमजोर हो गया होगा। इन सारी परिस्थितियों की वजह से आगामी 123 वर्षों के लिए पोलैंड का अस्तित्व लगभग मिट ही गया। रोजा का जन्म उस दौर में हुआ था जब पोलैंड रूसी साम्राज्य के अधीन था। रूसी साम्राज्यवाद ने पोलैंड को न केवल राजनीतिक रूप से गुलाम बनाया, बल्कि उसकी भाषा और संस्कृति पर भी अपना आधिपत्य जमा सके, इसकी उन्होंने पूरी कोशिश की, जिससे कि पोलिश जनता की राष्ट्रीय चेतना धीरे धीरे खत्म हो जाए, पर ऐसा हो न सका। रोजा लग्जमबर्ग जैसी कई क्रांतिकारियों ने पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपनी आवाज को उठाया, अपनी आवाज को उन्होंने बुलंद किया और आखिरी सांस तक वे अपने अधिकार के लिए लड़ते रहे। हिंदी साहित्य, चूंकि मैं हिंदी साहित्य की विद्यार्थी हूँ, तो इसीलिए कहीं ना कहीं मैं उसे खींचे लाती हूँ। तो यहाँ भी रोजा को पढ़ते हुए, उनकी विचारधाराओं को समझते हुए मुझे यह लगा कि वो जिस वर्ग संघर्ष की वो बात करती हैं, वह वर्ग संघर्ष हमारे हिंदी साहित्य में भी नजर आया है। फर्क बस इतना है कि रोजा ने जब वर्ग संघर्ष के मुद्दे को उन्होंने उठाया था, उसके कई सालों के बाद हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में वह नजर आया है, खासकर प्रगतिवाद के दौर में। तो पोलैंड वह देश जहां रोजा का जन्म हुआ, वह कई सालों के अथक, मैं समझ पा रही हूँ कि रिदम कहीं कहीं टूट जा रहा है, माफ कीजिएगा। पोलैंड वह देश जहां रोजा का जन्म हुआ था, वह कई सालों के अथक संघर्ष के बाद अंततः प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होते ही पुनः स्वतंत्र देश बन पाया। पर दुर्भाग्यवश 1919 में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के लिए संघर्षरत रोजा की बेरहमी से कत्ल कर दी गई और आज हम सभी यहाँ उसी साहस, वही जुनून और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की अपार क्षमता और जिजीविषा के साथ एकत्रित हुए हैं कि अब फिर से हमें जरूरत है अन्याय और असमानता के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद करने की। अगर ऐसा कर पाए तो यकीनन
रोजा जैसे अनगिनत क्रांतिकारियों का बलिदान यूं ही जाया नहीं जाएगा। अब ये हुई बात रोजा के बारे में, रोजा की विचारधाराओं के बारे में, या वो जिस समय या जिस दौर की थी वह दौर कैसा था। अब बहुत ही संक्षिप्त में मैं रोजा के योगदान पर अपनी बात रखना चाहूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि पॉइंट वाइज अपनी बात रखकर मैं अपनी बात खत्म कर दूं। रोजा अपनी रचनाओं में वह स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन के सिद्धांत की वो बात रखती हैं। वो बार बार इस बात पर वो जोर देती हैं कि जनता को किसी प्रतिनिधि या किसी नेतृत्व की जरूरत नहीं है। जनता जब खुद अपनी समस्याओं को वो समझेंगी तब, और जब खुद वह संघर्ष के लिए, वह आंदोलन के लिए आगे आएगी, तभी हम क्रांति कर पाएंगे। और इसे वो कहती हैं कि समाजवादी क्रांति के लिए आवश्यक है कि जनता स्वतः स्फूर्त होकर जन आंदोलन करे और अपनी सक्रिय भागीदारी दे। अर्थात वो बार बार जनता की सक्रिय भागीदारी की वो बात करती हैं। उनका दूसरा पॉइंट है सुधारवाद बनाम क्रांति। रोजा लग्जमबर्ग की एक प्रसिद्ध पुस्तक है रिफॉर्म और रिवोल्यूशन। इसके बारे में कई लोगों ने बहुत कुछ वे कह चुके हैं, पर फिर भी मैं कुछ कहना चाहूंगी कि वो ये कहती हैं कि जो हम जो कर रहे हैं, या तो हम सुधार के रास्ते पर चल सकते हैं या फिर हम क्रांति कर सकते हैं। या सुधार या क्रांति दोनों को साथ लेकर चलना हमारे लिए मुश्किल है। और वो ये कहती हैं कि जो सुधार के रास्ते में चलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो उस क्रांति से भाग रहे होते हैं, और जब तक हम क्रांति नहीं करेंगे तब तक हम चीजों को सही तरह से बदल नहीं पाएंगे। अब उनका दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय प्रश्न पर मौलिक दृष्टि। रोजा ने राष्ट्रवाद को पूंजीवाद वर्ग का औजार माना है। उनका मानना था कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता सामाजिक मुक्ति के बिना अधूरी और भ्रामक है। इसका मतलब है कि केवल विदेशी शासन से मुक्ति पा लेना ही वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है। यदि समाज के भीतर जाति, वर्ग, लिंग, गरीबी, शोषण और असमानता बनी रहती है तो ऐसी स्वतंत्रता आम जनता के लिए निरर्थक है। ऐसी स्वतंत्रता का कोई मोल नहीं, कोई मतलब भी नहीं। सही मायनों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी जब उसके साथ सामाजिक न्याय, समान अधिकार और मानवीय गरिमा भी सुनिश्चित हो। अन्यथा सत्ता केवल शासकों के हाथ बदलने तक सीमित रह जाती है और जनता का शोषण वैसे ही होता रहता है जैसे होता आया है। इसीलिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता और सामाजिक मुक्ति ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरा पॉइंट है तीसरा, युद्ध विरोध और मानवतावाद। रोजा ने अपनी रचनात्मक कृतियों के माध्यम से युद्ध विरोधी और मानवतावाद से संबंधित विचारधारा को कई बार उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश की है। उनका एक नारा है सोशलिज्म और बार्बरिज्म, समाजवाद या बर्बरता, जिसे उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में प्रस्तुत किया था। गौर से अगर इस नारे को हम देखें तो यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि आधुनिक पूंजीवादी सभ्यता की निर्णायक आलोचना है। यह विचार रोजा ने अपनी प्रसिद्ध कृति द जूनियस पैम्फलेट 1915 में प्रस्तुत किया था। उन्होंने फ्रेडरिक एंगल्स के विचार को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि मानव समाज के सामने दो ही विकल्प है, या तो समाजवाद या बर्बरता। समाजवाद यानी उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व और वर्ग शोषण का अंत, तो वहीं बर्बरता यानी साम्राज्यवादी युद्ध, जनसंहार, लोकतंत्र का पतन और इसी के साथ नैतिक एवं मानवीय मूल्यों का विनाश। चौथा पॉइंट है लेनिन से मतभेद। रोजा लग्जमबर्ग मार्क्सवादी होते हुए भी लेनिन के केंद्रीयकृत पार्टी मॉडल से वह पूरी तरह से सहमत नहीं थे और उनका यह मानना था कि अत्यधिक
केंद्रीकरण लोकतंत्र को कमजोर करता है और पार्टी को वो हमेशा जनता से ऊपर नहीं रखना चाहती थी, बल्कि उनका ये मानना था कि पार्टी को हमेशा जनता के साथ चलना चाहिए। इसी संदर्भ में उनका एक प्रसिद्ध कथन है, फ्रीडम इज ऑलवेज द फ्रीडम ऑफ द वन हु थिंक्स डिफरेंटली। स्वतंत्रता हमेशा असहमति रखने वालों की स्वतंत्रता होती है। अच्छा, मुझे लग रहा है शायद मेरा समय खत्म हो गया है। अच्छा, ये लास्ट है। अच्छा, हर किसी का अधिकार। अच्छा, इसका मतलब है कि सच्ची स्वतंत्रता वही है जिसमें अलग राय रखने, सवाल उठाने और सत्ता की आलोचना करने का हर किसी का अधिकार सुरक्षित हो। यदि केवल सहमत लोगों को बोलने की आजादी मिले तो वह स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं है, वह बल्कि एक तरह का दबाव है। इसीलिए इसीलिए वो असहमति का सम्मान करती हैं। वो ये कहती हैं कि असहमति का सम्मान करना ही वास्तविक लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का आधार है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि रोजा लग्जमबर्ग का साहित्य राजनीतिक विचारधारा, आर्थिक विश्लेषण और मानवीय संवेदनाओं का गठबंधन है। उनकी पुस्तकें और लेख न केवल सामाजिक आंदोलन के लिए बल्कि विश्व साहित्य, विचार परंपरा और खासकर नई पीढ़ी के लिए अमूल्य धरोहर है। रोजा के संदर्भ में कहना चाहूंगी कि पहचान हर एक की होती है, पहचान हर एक की होती है, पर कुछ ऐसे शख्सियत होते हैं जिनके होने में मानो संघर्ष हो, और जहां संघर्ष है यकीन मानिए वहां उम्मीद है। धन्यवाद मुझे अपनी बात रखने का मौका देने के लिए। आज के इस वेबिनार में उपस्थित आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। शुक्रिया।